वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आई होप कि आप अच्छे होंगे अपने घर पे और आपका परिवार बहुत अच्छे से होगा। तो डियर स्टूडेंट, 12th क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो इसमें हम ऐसा क्या कुछ स्टडी करेंगे, क्या कुछ होगा, वन बाय वन टॉपिक को हम कवर करेंगे और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या चीज़ है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल, सबसे पहले हम इसी टॉपिक को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में दो टॉपिक एक जैसे ही हैं, मैं एक टॉपिक और यहाँ पे इंक्लूड करूंगा इसी के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल, ठीक है। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल दे रखा है, या यहां पे हो सकता है कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, तो कंडक्टिंग स्फीयर भी वही बिहेव करेगा। ठीक है, इसकी जगह पे मैं यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल दे रखा है तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं और कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो अब इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस किस पॉइंट पे कितना होगा ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक स्फेरिकल शेल जो है कंसीडर कर लेते हैं, थिन शेल। ये हमने एक थिन शेल कंसीडर कर लिया, इसका सेंटर पॉइंट ये O है। लेट्स सपोज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, और इसकी रेडियस हमने कह दिया कि कैपिटल R इसकी रेडियस है। अब हम अलग अलग पॉइंट के ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज जो है 0 होता है। अगर ये शेल है, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग शेल ही क्यों ना हो, जब अंदर होलो है तो अंदर से खोखला है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज स्टे करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो वहां पे भी चार्ज इस तरीके से भी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टडी करवाया था E = क्या होता है, -dV/dr। तो मैंने आपको कहा था कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, ये जरूरी नहीं कि वहां पे पोटेंशियल भी 0 होगा। हो सकता है कि V क्या हो, कांस्टेंट हो सकता है कि V वहां का क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसका पोटेंशियल जो है अंदर वो कांस्टेंट है, V क्या है, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट है कितना, जितना कि सरफेस पे है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई आउटसाइड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसका कैलकुलेट करते हैं R पोजीशन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट स्मॉल r ग्रेटर देन R। ठीक है, ड्यू टू सेल कह सकते हो या कंडक्टिंग स्फीयर कह सकते हो। ठीक है, जो भी है, तो इससे कितना होगा इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। V = हम लिखेंगे टोटल चार्ज जो भी है, सपोज करो Q हमने टोटल चार्ज कंसीडर किया, Q/4πε0r। ठीक है, यहां पे एक चीज जो है वो ये है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एट सरफेस अगर हम बात करें, एट सरफेस पे स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो V उस जगह पे कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Q/4πε0r। ठीक है, उस केस में ये पोटेंशियल इतना हो जाएगा। और इनसाइड दी शेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, V = Q/4πε0r। ये जितना सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल शेल के अंदर या कंडक्टिंग सेल के अंदर होगा, कंडक्टिंग स्फीयर हो या शेल हो, उसके अंदर इतना ही होगा, ये कांस्टेंट होगा अंदर। ठीक है, यानी इसके सेंटर पे भी उतना ही जितना कि सरफेस पे है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इससे अगर हम इसका ग्राफ अगर बनाए पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू R, तो ये R हो गया और ये पोटेंशियल। तो सरफेस से लेकर के सेंटर से लेकर सरफेस तक ये हमारा स्मॉल r = कैपिटल R है। ये ओरिजिन यानी सेंटर को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, तो यहां पे आपका स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0। 0 जहां पे है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, और कब तक कांस्टेंट है, जब तक सरफेस नहीं आ जाता। ये सरफेस है, यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। और कितनी वैल्यू उसकी, Q/4πε0 कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ शेल। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो V यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां V क्या है, कांस्टेंट है। ये स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और यहां है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो ये था टॉपिक जिसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे आपने गॉसियन सरफेस स्टडी किया था, ठीक है, जब मैंने गॉस थ्योरम आप लोगों को स्टडी करवाई थी तो उसमें आप लोगों को गॉसियन सरफेस के बारे में बताया था। गॉसियन सरफेस क्या था, एक इमेजिनरी सरफेस अराउंड एनी चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, जहां पे हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कुछ वैसा ही है। क्या कि ये भी एक इमेजिनरी सरफेस है अराउंड एनी चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी सरफेस अराउंड एनी चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस एट विच द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। पोटेंशियल क्या रहता हो, सेम रहता हो, उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है हमेशा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है हमेशा फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री पे क्रॉस करता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस crosses the electric field line at 90 डिग्री। ठीक है, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, किसी भी चार्ज से या सिस्टम ऑफ चार्ज से, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। एक ये भी याद रहे, अगर हम किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो वर्क डन 0 होगा। द वर्क डन टू मूव एनी चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, सेम एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम जब भी किसी चार्ज को मूव करवाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, 0। लेकिन ये याद रहे, एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो या कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज हो या सिस्टम ऑफ चार्जेस है हमारे पास में, हो सकता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर पे, लेंथ पे, जिस पे भी हो, चार्ज जो के अराउंड जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रहे कि जब भी हम चार्ज को एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लेके जाएंगे तो उस केस में वर्क डन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि एक सिंगल इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे कैसे होते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखिए अगर अपने पास पॉइंट चार्ज है, ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करो ये पॉइंट चार्ज है, और जो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, इस तरीके से स्फेरिकल होगा। और अगर आप नोटिस करो तो जो फील्ड लाइन होंगी वो रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, अगर मैं इस जगह पे, जैसे ये यहां से निकल रही है फील्ड लाइन, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करता है। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्फेरिकल शेप का होगा अराउंड एनी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज अगर है तो स्फेरिकल होगा।
अब अगर ये हमारा एक डायपोल हो तो कैसा होगा? डायपोल होगा तो उस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा उसको भी आप बना सकते हो, लेकिन बनेगा कैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, खुद से ही बना सकते हो, मुझे जरूरत नहीं है ये चीज एक्सप्लेन करने की। अगर डायपोल है तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, और इसमें फील्ड लाइन जो है आप लोगों को पता है कैसी बनती है, ये फील्ड लाइन होगी इस टाइप में, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे। अब इसमें हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हो। देखिए इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं अलग अलग चार्ज के अराउंड होंगे सारे के सारे। जैसे मान लिया ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है बन गया, इसके बाद दूसरा इसके अराउंड ऐसे बन गया, तीसरा ऐसे बन गया। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल नहीं है, वहां इस केस में कंसेंट्रिक सर्किल थे। इसी तरीके से यहां पे भी बनेंगे, इसके अराउंड भी ऐसे ही कुछ। ठीक है, यहां से ज्यादा क्लोज है, यहां से दूर है, और ये ऐसे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, डायपोल से इस तरीके का बनेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव है उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? ठीक है, ये तो डायपोल से हो गया और ये हमारा पॉइंट चार्ज था। और अगर कोई भी दो सिस्टम ऑफ चार्ज है जिनमें दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बना लिया मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये भी हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आप लोगों को पता है कि इसमें जो फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होनी चाहिए। इसमें फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को लेटरल प्रेशर डालेंगी। इस तरीके से बनेगी फील्ड लाइन। ठीक है, लेकिन अब इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, वो भी कुछ ऐसे, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें आप नोटिस कर पा रहे हो कि जो कंसेंट्रिक साइकिल टाइप में बन रहा है ये। ठीक है, कंसेंट्रिक साइकिल टाइप में बन रहा है, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कंसेंट्रिक साइकिल, एग्जैक्टली कंसेंट्रिक साइकिल नहीं होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ज के यहां काफी क्लोज है तो इधर से क्लोज ज्यादा होगा ये। ठीक है, इधर एक्सटेंड होगा ये। ठीक है, इधर एक्सटेंड होता चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा फिगर बनाने में मैंने ऐसे कर दिया, आप थोड़ा सा अच्छे से बनाना इसको इस टाइप में। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। और इसी तरीके से अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, ऐसे करके कॉमन। ठीक है, इस टाइप में कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने शुरू हो जाएंगे आगे। तो इस टाइप में आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। इसको थोड़ा आप अच्छे से साफ बनाना, बिल्कुल क्लियर। तो इस टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। अगर हमारे पास में कोई चार्ज शीट है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे मान लिया कि भी ये शीट है, ये चार्ज शीट है, तो इससे पोटेंशियल कैसा बनेगा? ये एक चार्ज शीट मैंने ले ली और इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो इससे जो फील्ड लाइन होंगी वो आप लोगों को पता है कि ऐसे यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस होंगी। तो इसका जो पोटेंशियल बनेगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो बनेगा शीट शेप में, बिल्कुल ऐसे शीट शेप में ही बनेगा। ठीक है, इस शीट के बिल्कुल पैरेलल, और उनको आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये फील्ड लाइन इस शीट के ठीक परपेंडिकुलर होंगी, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अगेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। इस पे क्वेश्चन जो खास करके पूछा जाता है वो वर्क डन वाले रिलेशन पे पूछा जाता है कि अगर किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को अगर मूव करवाते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके चले गए, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो वहां पे वर्क डन 0 होगा। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। हम 3 चार्जेस को
एक सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे जो इन्फिनिटी पॉइंट्स पे रखे हैं, यानी वो ऐसी जगह पे रखे जहां पे कोई फील्ड नहीं है, और हम उनको एक सिस्टम जो है, या कह सकते हैं कि ऐसा जो है ग्रुप ऑफ चार्जेस हम बनाना चाह रहे हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट पर्टिकुलर वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मान लिया कि मैं एक उनसे ट्रायंगल जो है फॉर्म करना चाह रहा हूँ, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे मैं उन चार्जेस को लेके आना चाह रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल है मेरे लिए। लेट्स सपोज एक चार्ज को मैं यहाँ, एक को यहाँ और एक को यहाँ लेके आऊंगा। ये मेरा Q1 चार्ज है, ये Q2 है और ये Q3 चार्ज है। मैं फर्स्ट Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ ले आया। इनके बीच में जो गैप है, वो गैप को आप लिख सकते हो R12, इनके बीच R13 और इनके बीच में R23 कह दीजिए या 32 कह दीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है R12 का इक्वल टू R21 के है। ठीक है, R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड R21। मैग्नीट्यूड में आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से R13 है तो R31 भी लिखा जा सकता है। R23 है, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज R32। सो हम अपने पॉइंट पे आते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैं फर्स्ट चार्ज को जब इन्फिनिटी से यहाँ उठा के लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, मैं इन्फिनिटी पे ही उसको लेके जा रहा हूँ, किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रहे, यहाँ दो तरीका बनता है कि अगर मैं किसी फील्ड के अंदर लेके आता, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखे हैं, यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग चार्ज को लेके आने के लिए कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी फील्ड में नहीं आ रहा है। ठीक है, एज इनिशियली there is no electric field, so there is zero work done in carrying Q1 charge from infinity। ठीक है, दैट इज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो Q1 W1 को मैं लिख सकता हूं, W1 जो वर्क डन होगा Q1 इंटू V1। अब V1 यहां इस केस में कितना है, 0, ऑलरेडी यहां पे कोई पोटेंशियल है नहीं, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो W1 हमारा 0 है। अब मैं सेकंड चार्ज को लेके आ रहा हूं। सेकंड चार्ज को जब लेके आऊंगा, इस Q2 चार्ज को उठा के लेके आऊंगा, तो किसके फील्ड के अंदर आ रहा है वो, Q1 के फील्ड के अंदर। इसका खुद का फील्ड होगा। अब तो मैं इसको ले आया हूं, तो यहाँ पे इसका खुद का एक फील्ड होगा। तो जब मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा, तो इस चार्ज को मैं इसके फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। और वो कितना है, तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q2 चार्ज in the field of Q1। तो उसको मैं W2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। W2 दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो आपने फॉर्मूला स्टडी किया था वो कितना था, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, उनके बीच का जो गैप था। अब यहाँ जो हमारा सिस्टम बन रहा है Q1 और Q2 के बीच में बन रहा है, तो मैं किसके फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूँ, किस चार्ज को लेके आ रहा हूँ, Q1 चार्ज के फील्ड के अंदर Q2 को लेके आ रहा हूं, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उनके बीच का गैप R12। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2। इसी तरीके से थर्ड, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज इन द फील्ड ऑफ, किसके फील्ड में आना चाहिए। अब भाई देखो ध्यान से, आप सोचोगे कि Q1 के फील्ड में आएगा, नहीं, Q3 को जब हम लेके आएंगे तो Q1 के फील्ड में भी आ रहा है और Q2 के फील्ड में भी आ रहा है, दोनों के फील्ड में आ रहा है, तो दोनों के फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, इन द फील्ड ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब ये वर्क डन कितना होगा, W3 दैट इज इक्वल्स टू 1 के फील्ड में कौन आया है, Q3, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उनके बीच का जो गैप है उसको हमने R13 रिप्रेजेंट किया, प्लस अब ये Q2 के फील्ड में भी आया है Q3, और
4 पाई एप्सिलॉन नॉट उनके बीच का जो गैप है R23, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन, और हम ये कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब W1 आपको पता है 0 प्लस Q2 कितना है Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, ये तीनों टर्म आ रही है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस नेक्स्ट में आ जाएगा Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप Q1 Q2 या Q2 Q1 लिख दीजिए, डजेंट मैटर, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आना 6 ही है। ठीक है, इसी तरीके से R12 या R21 मैग्नीट्यूड, R12 किसके इक्वल है, R21 के इक्वल है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये टोटल वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है। ये क्वेश्चन जो है अभी लास्ट हमारा CBSE जो एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें भी आया था, लेकिन उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। और अगर ये n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए होता है तो कैसे करेंगे। तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। बहुत ज्यादा अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो अभी आपने एक्सप्रेशन निकाला है 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, तो वही मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। उसमें आपका क्या था, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। दूसरी टर्म आई थी Q1 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। नेक्स्ट टर्म आई थी Q2 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, यानी 2 के फील्ड में 3। तो इसी तरीके से n नंबर ऑफ चार्ज अगर आएंगे, तो अब देखो मैंने 4th चार्ज को लेके आऊंगा। अभी आपने देखा था कि 1 2 3, ये Q1 था हमारा, ये Q2 था और ये Q3। अब मैं 4th चार्ज को लेके आऊंगा Q4 को, तो वो किसके फील्ड में आ रहा है, Q1 के फील्ड में भी, Q2 के फील्ड में भी और Q3 के फील्ड में भी। तो 3 वर्क टर्म आएगी इसके वर्क डन में। एक तो आएगा Q1 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 आएगा, और एक आएगा Q2 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 आएगा, और एक आएगी टर्म Q3 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। ठीक है, इस तरीके से टर्म एक और आ जाएगी, और ये भी इसी के अंदर ऐड हो जाएगी, 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हो जाएगा। लेकिन n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, उसका कोई एक्सप्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। सो U इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो अभी आपने निकाला था। और इसमें हम जो टर्म लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका जो है आप लोगों को समेशन यूज करना पड़ेगा। विदाउट समेशन आप नहीं कर पाओगे। फॉर ऑल पेयर्स लिख सकते हो, ऑल पेयर्स, और यहां पे टर्म आ रही है QI QJ डिवाइड बाय, यहां पे आएगा RIJ। ठीक है, ये देखो ये RI है और ये J है, ये I है और J है। आप देखोगे Q1 Q1 नहीं आएगा, Q2 Q2 नहीं आएगा। ठीक है, ये टर्म नहीं आएंगी। और इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो टर्म आ गई, लेकिन इसके साथ में मैं एक और मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/2। अब आप पूछोगे 1/2 क्यों मल्टीप्लाई किया, इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, एक बार आप लिख लो इसको। तो ये टर्म हमारी बन गई समेशन I इज इक्वल टू 1 टू लेकर के n तक, और दूसरा समेशन एक और आएगा, I की जगह दूसरा J है, J
वेरिएबल है 1 से लेकर के n तक। अगेन ध्यान रहे i इज नॉट इक्वल टू j, और यहां टर्म आ जाएगी qi qj डिवाइड बाई r i j। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये है हमारा टोटल एक्सप्रेशन फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। अब यहां पे जो 1/2 फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया है, वो क्यों इंट्रोड्यूस किया है? देखिए, अगर मैं ये लेके चलता हूं, ये अगर मैं लिख देता हूं और 1/2 फैक्टर नहीं लेता हूं, तो अगर मैं टर्म i इक्वल्स टू 2 ले रहा हूं तो j इक्वल्स टू भी 2 होगा। तो यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे आ गया Q2 और Q3 ले लिया सपोज करो, और डिवाइड बाई R23 आ गया। तो यही टर्म जो है i के लिए मैंने निकाली है, और j के लिए अगर निकालूंगा तो ये Q3 Q2 डिवाइड बाई R32 हो जाएगा। आपको पता है R32 और R23 एक ही है, और आपको मैंने अभी बताया कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टर्म 2 बार काउंट हो रही है, ऐसे ढेरों टर्म होगी, यानी इसमें भी वो समेशन हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें टर्म कौन सी लेनी है? जिसमें i इज नॉट इक्वल टू j हो। तो ये जो 2 बार टर्म आ रही है, उनको हमें हटाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, आप 3 तक निकाल के दिखा दीजिए, एंड सिमिलरली आप फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस पे जाकर के ये एक्सप्रेशन बन जाएगा पूरा फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। तो ये था n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। अभी मैं इसी के साथ एक और बता देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें कैसे करें भाई? इसको कैसे करें? इसको करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जब एक्सटर्नल फील्ड होगा, तो एक्सटर्नल फील्ड जब होगा तो जब फर्स्ट चार्ज लेके आएंगे उसको आप किसी फील्ड में लेके आओगे तो वहां पे भी वर्क डन होगा, ऑलरेडी है। सपोज करो ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। तो इन फील्ड लाइन के अंदर, ये फील्ड लाइन होगी हमारी, इन फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर हम एक चार्ज को यहां Q1 को और दूसरे Q2 चार्ज को यहां लेके आने। मैंने सिर्फ 2 चार्जेस का यहां जिक्र किया है। अब आप सोचोगे कि यहां मैं इस चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो इस चार्ज के कुछ ना कुछ इस पॉइंट की कुछ पोजीशन होगी, दैट पोजीशन इज नोन एज R1, ठीक है, उसको मैं R1 पोजीशन कह सकता हूं, और इस चार्ज को जहां लेके आ रहा हूं वो पोजीशन है R2। तो इस R1 पोजीशन पे पोटेंशियल है V1, जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल, और इस R2 पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो है V2, ठीक है। अब जब मैं फर्स्ट चार्ज को Q1 को यहां उठा के लेके आऊं, तो मैंने जो वर्क डन किया वो वर्क डन कितना है? W1 इज इक्वल टू, आपको पता है W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, तो Q1 V1 एट R1 पोजीशन, ठीक है, तो Q1 V1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब Q2 चार्ज को लेके आऊंगा, तो जब Q2 चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, एक तो वर्क डन हो रहा है इस पोटेंशियल के साथ Q2 V2, यानी इस जगह पे जो पोटेंशियल Q2 V2, और दूसरा जो ये चार्ज Q2 है ये Q1 के फील्ड में भी आ रहा है, तो इनके बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसके अगेंस्ट भी वर्क डन हो रहा है, इसके फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन किया इसने, तो वो हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब इन तीनों टर्म को ऐड कर देंगे, दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, Q1 V1 R प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो ये आ जाएगा, ये एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। अगर ये टर्म जो है, अगर हम ये कहते हैं कि फर्स्ट टर्म, तो ये टर्म नहीं आती उस केस में, सिर्फ ये अकेली टर्म आती है अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो। अब ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2020 में आ चुका है अभी, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते होते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही मैं खास करके उठाता हूँ, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ कि एक 2 न्यूमेरिकल वहां से आ जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आप अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बर्डन नहीं आ जाता आपके मोबाइल पे अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो, ठीक है। इनसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, लाइक्स बढ़ रहे हैं, तो हम और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।